अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं ऑल आउट। जैसा कि आप जानते हैं पीएसएल सीजन 4 के मैचेस जारी और सारी हैं। दुबई और शारजा में अब तक के मैचेस खेले जा चुके हैं। आज भी शारजा में मैचेस कैजुअल रहे और जो टीम्स रही उनमें कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स का मैच अभी जारी है, हम आपको इस हवाले से अपडेट्स देते रहेंगे। जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स में कोयटा ग्लेडिएटर्स बाजी ले उड़ा और कैप्टन सरफराज की कैप्टनशिप में ये मैच जीता जा चुका है। पॉइंट्स टेबल की जाने बढ़ेंगे तो पॉइंट्स टेबल हमें ये बताता है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स टीम ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 8 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स हासिल किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 4 मैचेस खेले हैं और 4 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि लाहौर कलंदर ने 5 मैचेस खेले हैं और 4 पॉइंट्स हासिल किए। मुल्तान सुल्तान ने भी अब तक 4 मैचेस खेले हैं और इसमें 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। कराची किंग्स ने अब तक 3 मैचेस खेले हैं और इसमें 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। बढ़ेंगे अब अपने पैनल की जानिब। हमारे साथ शामिल हैं अजीम घुमन जो कि फॉर्मर अंडर 19 कैप्टन है, स्पोर्ट्स पर बहुत अच्छा अपना तज्जिया रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साजिद खान साहब भी जो कि फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को फॉर्मली वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। साजिद साहब, आपसे शुरू करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी आज के हवाले से, जिस तरह हमने देखा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स और ने लाहौर कलंदर के साथ मैच खेला और कोयटा ऑब्वियसली जीता इस मैच में, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोयटा के लिए थी और कोयटा जिस तरह मैच खेलते हुए आ रही थी और कोयटा की अगर लग रहा था ये मैच बहुत आसानी से जीत जाएगा और क्रिकेट में बहुत मुश्किल होता है कहना, और कोयटा के जिस तरह इन फॉर्म बैट्समैन आउट हुए और बेज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कोयटा ये मैच हार जाएगी, मगर इस तरह की चीज़ें क्रिकेट में होती हैं। मगर हम फॉरन ऑफ लीडिंग और जो पाकिस्तान टीम का मौजूदा कप्तान और कोयटा का कप्तान 4 एडिशन जिस तरह क़यादत कर रहे हैं और जिस तरह सरफराज ने मैच को फिनिश किया और जिस तरह सरफराज आज इनिंग को लेके चले और एक महीने में तो कोयटा के ऐसा लग रहा था बहुत ही मुश्किल है ये मैच जीतना, वही बड़ा कप्तान होता है तो मैच टीम को जिताने की एबिलिटी मौजूद है। सरफराज ने तमाम चीज़ों को भुलाकर इस चीज़ को दोहराया, कमान बैटिंग करना जानते हैं, कप्तानी करना चाहते हैं और कप्तान इनिंग खेलने की एबिलिटी उनमें मौजूद है। और जिस तरह लास्ट छक्का मारा है तो मैं इसको इस तरह याद करूं, जावेद मियां का छक्का अगेंस्ट इंडिया उसने याद ताज़ा कर दिया और यकीनी तौर पर उसमें कोई दौर नहीं। आज सरफराज की जितनी भी तारीफ की जाए कम, और ये मेट्रो न्यूज़ चैनल ये प्लेटफॉर्म ने हमेशा सरफराज को बैक किया। पिछले 10 साल से सरफराज के लिए हम लड़ते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है। अजीम घुमन, नाकाबिले शिकस्त कोयटा ग्लेडिएटर्स को आप कैसे देखते हैं? सब इसी पीएसएल में नहीं, मैं समझता हूँ कि जितने भी पीएसएल आए उसमें सबसे तगड़ी टीम हमेशा कोयटा ग्लेडिएटर्स रही है और उनका एक फंडामेंटल वैल्यू है, वो एक फॉर्मेशन से चलते हैं, ना सिर्फ पीएसएल में बल्कि उनकी आप देखें एक प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। जैसे उन्होंने उमर अकमल को पिक करना था तो उन्होंने रमज़ान क्रिकेट में ही उसको पहले से पिक किया, उसको यहाँ से खिलाया और फिर उन्होंने ड्राफ्टिंग में गए और उमर अकमल को पिक किया। तो कोयटा ग्लेडिएटर्स को सिर्फ स्ट्रगल होती है जब पाकिस्तान में मैच होते हैं, उनके ओवरसीज़ प्लेयर यहाँ पे आने से, कुछ ओवरसीज़ प्लेयर आने से मना कर देते हैं। तो अभी भी इस पीएसएल 4 में 4 मैच कोई मैच हारा नहीं है और इजीली दिख रहा है कि ये दूसरी टीमों से हर तरह से, अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बैटिंग की बात करें, हर टीम से ज्यादा जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है और उसमें क्रेडिट मैनेजमेंट को तो जाते ही जाता है और सरफराज अहमद को सबसे ज़्यादा जाता है। ही इज़ अगेन प्रूविंग अ पॉइंट कि वो इस टाइम बेस्ट लीडर है और वो उस चीज़ के साथ ही चल रहे हैं। वो एक जो उन पर डिसीजन रिलाई किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल पहले पाकिस्तान टीम की उनको कप्तानी देके, उस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं कि ही इज़ द बेस्ट चॉइस और वो बेस्ट लीडर है। जिस तरह आपने भी एम्फसाइज किया कि कॉन्स्टेंटली जो है आपने ओवरऑल सरफराज की कैप्टनशिप को जो है उसके बारे में जिक्र किया और आपने फोकस किया, साजिद साहब ने भी हमें यही बताया, तो सरफराज के अलावा और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके ऊपर कोयटा ग्लेडिएटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? और अब देखें इस बार लोकल प्लेयर्स इन्होंने 2 प्लेयर्स रखे, अहमद शहजाद और उमर अकमल, जिन पे पास पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स भी हुए, हर चीज़ हुए। इसमें मैनेजमेंट का बड़ा रोल जाता है। मोइन खान उधर बैठे हुए हैं, आज़म खान उधर है जो जिस तरह से वो उनको हैंडल कर रहे हैं। अहमद शहजाद अनफॉर्चुनेटली इस पीएसएल में अभी तक इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, 2 मैच के बाद ड्रॉप भी हो गए, बट द वे उमर अकमल इज़ परफॉर्मिंग इट्स अमेजिंग। चेंज उमर अकमल दिख रहे हैं, अगर आप देखें बैटिंग वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। पिछला मैच था उसमें उन्होंने 17 नॉट आउट किए, जबकि यूजुअली होता नहीं, उनके ग्राफ में 18-19 बॉल अगर वो खेल लेते हैं तो वो छक्के चौकों की तरफ जाते ही जाते हैं, पर उन्होंने देखा रसो अच्छी हिटिंग कर रहा है और मैच इजी कर गया तो वो उन्होंने नॉट आउट आना ज़्यादा प्रेफर किया। तो उमर अकमल पे बड़ा रिलाई कर रहे हैं, रोसो है, शेन वॉटसन है, तो उनकी एक कंप्लीट टीम दिख रही है। अभी इस मैच में भी आप देखें कि शेन वॉटसन, रोसो और उमर ये पहले के मुताबिक पहले जल्दी आउट हो गए थे,
पर सरफराज ने नीचे से आके वो मैच जितवा दी लास्ट बॉल पे। और जिस तरह कोयटा खेल रही है, लग नहीं रहा कि कोई टीम इसके कंपेयर में आ सकती है। कोई टीम कंपैरिजन में नहीं आ सकती कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। कोयटा ग्लैडिएटर्स में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो जरा कम है? देखिए, अहमद शहजाद का जिक्र किया अजीम गुमन ने, और अहमद शहजाद को प्रूफ करना पड़ेगा। अहमद शहजाद इस तरह के प्लेयर थे जो तीनों फॉर्मेट सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट ने उन्हें बड़ा सर्व किया, बड़ा पैसा लगाया, मगर पिछले काफ़ी अर्से तो ऑफ कलर नजर आए। मगर इस तरह इस टीम में आके वो इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस तरह की दिखाना चाहिए। जिस तरह अजीम गुमन ने बात की, कोयटा के पास जो कोचिंग स्टाफ है ना, बहुत बहुत वर्ल्ड क्लास स्टाफ है। सर विव रिचर्ड का अगर जिक्र ना करूँ तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मोइन खान पाकिस्तान के साबिक कप्तान है और पिछले 17 साल उन्होंने मुल्क के लिए खेला, मगर 4 साल से कोयटा के कोच है और सरफराज के रोल मॉडल हैं। और जिस तरह इस टीम को हैंडल कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक बॉलिंग कोच है, तो जिस तरह सोहेल तनवीर ने काम किया, जैसे अनवर अली को आज मैच में उन्होंने खिलाया, तो मैं समझता हूँ कि हर जगह उनकी जो कमियां थी उन्होंने पूरी की। और जिस तरह नदीम उमर साहब का जिक्र ना करें, जो उनके ऑनर है, वो बड़ा फ्रेंडली माहौल में बड़ा अच्छा, वो टीम कामयाब होती है जो फैमिली माहौल में जेल हो। तो कोयटा में अगर अपकमिंग प्लेयर की बात करें, मोइन खान के बेटे हैं आजम खान, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर हैं, अपकमिंग प्लेयर है, उसको मौका देना चाहिए। अगर अहमद शहजाद फेल हो रहा, आने वाले वक्त तो 2 साल से टीम के साथ हैं। इस तरह साइम अयूब है, पाकिस्तान फ्यूचर है, पाकिस्तान अंडर 19 से वो खेल के गया है, कोयटा ने उसको पिक किया है। तो ऐसे प्लेयर उनके पास मौजूद हैं, नौजवान खिलाड़ी भी मौजूद है। मगर अब 5 मैच जो यकीनी तौर पर कोयटा की टीम जीतती है, तो जिस तरह का आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन में कोयटा की हमेशा कारकर्दगी बहुत बेहतर है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो ऑल आउट प्रोग्राम में करना जिक्र ही है, तो कोयटा के जो फॉरेन प्लेयर है ना, जो हमेशा जो 3 एडिशन वो पाकिस्तान नहीं आते और एंड वक्त पे वो मना कर देते हैं, उससे जो ऑनर साहब होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी वजह से ये होता है उनकी टीम सफर हासिल करती है। तो ये बड़ा अहम रोल है। मेरी रिक्वेस्ट होगी नदीम उमर साहब से, जो पाकिस्तान तो सुपर कैसे इशू कैसे क्रिएट होता है? अगर फॉर इंस्टेंस लास्ट मोमेंट पर अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर मना कर देता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो इससे ओनर कैसे जो है वो सफर होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। ये ऑनर की, और जो फॉरेनर प्लेयर होता है उसके जो कॉन्टैक्ट होता है उसमें बात की जाती है। और जिस तरह लास्ट टाइम जिस तरह लोगों ने कोशिश की और हमारे पड़ोसी मुल्क का बड़ा क्रेडिट जाता है, इंडिया जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो यही नहीं चाहता पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो इसलिए नहीं चाहेगा पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब हो और फॉरेनर प्लेयर पाकिस्तान में आगे खेले। अभी भी फॉरेनर प्लेयर देखे ना, पीएसएल की वहां पे ब्रॉडकास्ट पे पाबंदी लगा दी, जो कंपनी वहां पे ब्रॉडकास्ट करने जा रही थी उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी। उनका बस चले तो हर चीज पे पाबंदी लगाते हैं। मगर जिस तरह आपने देखा वर्ल्ड कप के मैचों के हवाले से भी वो कोशिश कर रहे हैं, और बड़े काफी जावेद दियाद का बयान देख लें, शाहिद आफरीदी का बयान देख लें, इवन सरफराज का बयान देख लें, पॉजिटिव बयान है। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान देख लें, और पाक फौज ने हमेशा उनको मुंह के चने चबा दे रहा है। इंडिया यकीनी तौर पर लास्ट टाइम भी कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है उन्होंने यकीनी बनाया और फिर पाकिस्तान में हुआ मैच फर्दर पीएसएल का। बिल्कुल, वो 3rd एडिशन का फाइनल हुआ, उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम आई, वर्ल्ड ये तमाम शहर हमारी पाक फौज को जाता है, सिक्योरिटी इदारों को जाता है। मगर बात क्या है, इंडिया नहीं चाहता जो पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट आए, तो इंडिया हर तरह से हमारी मौला बोली में लगा रहता है, मगर उनको मुंह की खानी पड़ेगी, मुंह की खानी पड़ेगी। अब हम जरा बढ़ेंगे लाहौर कलंदर्स की जानिब। आज के प्रोग्राम के हवाले, आज के जो मैच था उस हवाले से लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे अजीम? लाहौर कलंदर्स को सबसे पहले तो सेटबैक, मोहम्मद हफीज़ एक मंजे हुए कप्तान है, डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वास्ट एक्सपीरियंस है, नॉट एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन ऑल्सो। तो उनका बड़ा सेटबैक हुआ कि वो इंजर्ड हो गए। अब AB डिविलियर्स कर रहे हैं कप्तानी। पिछला मैच आपने मतलब देखा ही लाहौर कलंदर्स का, इससे पहले कि जिस तरह से वो लोग जीते, 200 रन का टारगेट, जिस तरह से चेस किया, ऊपर से फ़कर बहुत अच्छा खेला, फिर AB डिविलियर्स बहुत ही अच्छा खेले और वेज ने नीचे से आके उस रन्स को चेस किया। तो इट कैन बी ऑन अ डे वेरी डेंजरस टीम। पर कभी भी मैं पर्सनली तौर पे उनकी, आज का मैच काफी डिफिकल्ट रहा, हाँ, दोनों टीम्स के दरमियान। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कोयटा के, क्योंकि जो लड़के परफॉर्म कर रहे थे वो जल्दी आउट हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा फंस गया था, आप ये कह सकते हैं। बट अगेन आइदर इट्स ऑन द पेपर और ऑन द ग्राउंड, कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हर तरह से है लाहौर कलंदर्स से, और इस चीज़ के उन्होंने 1000 बार वाज़े सबूत भी दिए। लाहौर कलंदर्स स्ट्रगलिंग पिछले 3 PSL से करे और अभी भी, और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं
लूप होल जरूर हैं। अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। फवाद राना की काफी मीम्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं और काफी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो जब टीम जीती तो ही वाज वीपिंग और दैट वाज एक्चुअली वेरी ऑब्वियस। नहीं, अब एक तो मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, मेरी नज़र में तो वो पीएसएल की जान है। उनको कहते हैं पीएसएल के हीरो। बिल्कुल, आप देखें आवाम उनको बड़ा लाइक करती है और इवन He's हम लोग constantly investing. स्टूडियो में बैठे हों या वैसे, हम लोग उनकी वजह से चाहते हैं कि लाहौर जीत जी। जाए। आप कल भी देखें कि जब लाहौर जीती है तो उन्होंने पहले सजदा किया, फिर 4 लोगों से मिला और फिर आंसू थे उनकी आंखों जी। में। तो मतलब वो काफी पैशनेट आदमी दिखते हैं इस हवाले से, और इसी वजह से हम चाहते हैं। नहीं तो आप देखें डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स में कोई सवालिया निशान या कोई प्रॉब्लम जरूर है। इससे पहले तो क्रिस गेल भी क्या खेले। इशू है, क्योंकि जो शफलिंग तो होती रही है प्लेयर्स की, फिर क्या इशू है, कौन सा ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली लाहौर देखिए, मेरी अपनी राय हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मेरी राय यह है, मैं इस चीज़ का एक बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि जहाँ पे लाहौर कलंदर्स की सिलेक्शन में 6-7 लोग इन्वॉल्व हों और फिर उनके जहाँ पे भी वो लोग टैलेंट हंट प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे 70 कोच वाबस्ता हों, तो जब इतने सारे मुशीर और मुशाफरीन होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स तो होती है। मेरा एक ज़ाती मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ तक कि आप कोयटा देखें, मोइन खान, सरफराज अहमद, आजम खान, दैट्स इट, और वो टीम बना लेते हैं इसी तरह से। एक उनकी एक अंडरस्टैंडिंग कह लें आप। जहाँ तक लाहौर कलंदर्स का ऐसा लगता नहीं है कि सब लोग ऑन द सेम पेज हैं। ठीक है। साजिद साहब, जिस तरह अजीम ने ये कहा कि एक लूप होल ये है कि बहुत सारे इनका एक परसेप्शन है, हो सकता है ये ना हो, कोई और अभी इसमें इशू हो सकता है। बहुत सारे जब लोग होते हैं तो उसकी वजह से शायद ये कोई एक लूप होल है जो क्या अपेरेंटली हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा एक फ्लॉ है इस टीम में जो कि इनको अनफॉर्चुनेटली ये फेस करना पड़ता है? देखिए, बड़े होस्ट की बड़ी अच्छी निशानी है और बहुत अच्छा आपने पॉइंट को चुना और कोशिश की इस नुक्ते पे हम बात करें। लाहौर कलंदर जो 4th एडिशन है उसकी कमजोरी आकिब जावेद है और वो गांधी जी को फॉलो करते हैं, गांधी जी की किताब पढ़ते हैं और मैं यहाँ पर दावे से कहता हूँ शुएब अख्तर उनके हैं, इंजी उनको हैं, मगर उन्होंने जिस तरह लाहौर कलंदर ने, अगर फवाद राना साहब जिक्र किया, बहुत ही अच्छे इंसान है वो, क्रिकेट के काम कर, मगर असल टीम इन्होंने चलानी होती है, जो कोच होता है जिसमें टीम दे है। और जिस तरह की कारकर्दी लाहौर कलंदर की है, एक बहुत बड़ी सवाल निशान है। आप देखें फ़कर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया। फ़कर पाकिस्तान के लिए बड़ा ग्रेट प्लेयर हुआ, पहला पाकिस्तानी 200 रन बनाए और तेज तरीन रन बनाने की उसमें एबिलिटी मौजूद है, मगर उस तरह की कारकर्दी नहीं दिखा रहा है जिस तरह की उसको दिखाना चाहिए। मगर लास्ट टाइम देखिए बहुत सी चीज़ें हुई, उमर अकमल इसी टीम से खेलते थे और उस तरह की आकिब जावेद से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब वो कोयटा से खेल रहे हैं, पहले मैच में 75 रन बनाए, दूसरे में 40 रन बनाए। कोयटा ने उनको बड़ी एतमाद दिया है। मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है, प्लेयर को किस तरह लेकर चलता है, मगर बदकिस्मती से लाहौर की जो मैनेजमेंट है उन्हें आकिब जावेद ने फिर हैंड दिया हुआ। आकिब जावेद उस तरह की हैंडल नहीं कर रहे जिस तरह की करना चाहिए, मगर लाहौर की टीम उनके होते हुए सफर हासिल करेगी। आपका जो पॉइंट है, एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छा कोच वही होता है जो टीम को अच्छा काम कर सके, मगर यहां पर जो कोच का बड़ा अहम रोल है वो आकिब जावेद का उस तरह करेंगे जिस तरह का होना चाहिए। कोच तो एक टीम लीडर होता है और टीम लीडर को ही गैदर करके चलना होता है। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूंगा, जैसे साजिद भाई ने बोला, उमर अकमल पहले लाहौर कलंदर्स में थे और उमर अकमल को पिछले साल 4 मैच खिलाने के बाद ड्रॉप कर दिया गया, जबकि 4 मैच देखे जाएं तो उसको एक मैच एज एन ओपनर खिलाए, एक मैच 1 डाउन खिलाए, एक नंबर 4 खिलाए, एक 5 पे खिलाए। और उसको जिस टाइम ड्रॉप किया है लाहौर कलंदर्स ने, उस टाइम ही वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर लाहौर कलंदर्स। सबसे ज़्यादा रन उसके थे लाहौर कलंदर से। पहला पीएसएल हुआ, वो बेस्ट बैट्समैन था और उसके बावजूद लाहौर कलंदर्स ने, जिसने सबसे ज़्यादा रन किए हुए थे 3 एडिशन में, उसको बाहर बिठाया। तो ये एक खुद ही एक तरीके से सवालिया निशान है कि एक लड़का जिसके आपकी टीम से सबसे ज़्यादा रन हो, आप उसको कैसे बाहर बिठा सकते हैं? या तो कोई इशू हो तो चले समझ भी आता है, इशू भी कोई नहीं है इस बार, और फिर भी आप बाहर बिठाते हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अंदर प्रॉब्लम है। कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसीज हैं जो कि फवाद राना को फेस करनी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल फवाद राना साहब की जो अपनी मेहनत है, जो कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाते हैं, इसी शारजा ग्राउंड में अपनी टीम को लेके गए, टूर्नामेंट जीत के आए, मगर फवाद राना के साथ जो हेड है, बात दोबारा मैं वहीं पर आऊंगा। देखिए, आकिब जावेद की एक प्रॉब्लम है, इको प्रॉब्लम है। आप जिस तरह अजीम गुमर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, लास्ट में उन्होंने 2 असिस्टेंट कोच रखे थे, अगर देखा जाए कबीर खान पाकिस्तान का बड़ा नाम था, उन्होंने रखा हुआ उनको, और अतीक को रखा हुआ था। उन्होंने क्या करा, उनको होटल में रखा, ग्राउंड में नहीं आने दिया। तो ये आकिब जावेद की कमजोरी नहीं, आकिब जावेद की
इको प्रॉब्लम है, आगे जावेद को संभालना आसान काम नहीं है, मगर उस तरह की हरकतें वो करते हैं, मगर उसकी हरकतों से जिसकी बात है उनकी टीम सफर हासिल करेगी। देखें आप वसीम अकरम को देख लें, इस्लामाबाद की मैं बात करते चलूं, वकार यूनुस वहां के कोच है, लाहौर कराची के सदर वसीम अकरम है। तो ये यहां पर इस तरह के कोचेस जो होते हैं ना, टीम को ज्वाइन करते हैं, नौजवान खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, मगर ये आकिब की प्रॉब्लम है, वो खत्म नहीं हो सकती। खत्म नहीं हो सकती। थोड़ा सा हम आएंगे जो बाकी की हमारी टीम्स हैं जिन्होंने ऑब्वियसली जिनका मैच अब तक कंटिन्यूड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, इनकी अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स, इस्लामाबाद फिर भी 2 मैच आप कह लें जीती हुई है, कराची भी है। एक चीज़ जो यहाँ से एक वाज़े दिख रही है कि जो टीम भी ये मैच जीतेगी वो शायद टॉप 4 की तरफ चले, और जो नहीं जीतेगी वो स्ट्रगल करेगी टॉप 4 में आना। अभी जो राउंड मैचेस चल रहे हैं दुबई में, शारजा में, बाद में अबू धाबी में भी होंगे, सारी टीम की प्रेफरेंस यही होगी हम किसी तरह टॉप 4 में आए जी। और उसमें जो वीक टीम दिख रही है अनफॉर्चुनेटली वो कराची किंग्स और आपका लाहौर ही दिख रही है ज़्यादातर वीक। कराची के जो बेसिकली कराची आइट्स हैं उनकी काफी हमेशा से हाई होप्स रहती हैं, लेकिन फिर उनकी हाई होप्स जो है वो कहीं टूट जाती यही है। बात कर रहा हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है कि वो 2 ही कमजोर दिख रही है, जबकि देखा जाए तो मैचेस भी कराची और लाहौर में पाकिस्तान में। जी। तो कराची वाले भी चाहते हैं, लाहौर वाले भी चाहते हैं, उनकी आवाम चाहती है कि टीम किसी तरह है, बट अगेन इस वक्त अगर कोई टीम है जिसने आप कह सकते हैं कि थ्रू दिख रही है वो सिर्फ कोयटा है, उसके अलावा कोई भी टीम कभी भी कमबैक कर सकती है। आगे अभी मैचेस हैं, कंडीशन चेंज होगी। इस्लामाबाद अगर जनरली हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का फिर क्या सिनेरियो है इस दफा? इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी पहले दोनों चैंपियंस रह चुके हैं और इस बार दोनों टीमें उस तरह दिख नहीं रही जिस तरह की कोयटा दिख रही है। अनफॉर्चुनेटली कह लें आप, पेशावर ज़ल्मी ने जबकि ट्रेड किया है इस्लामाबाद से, मिसबाह हक को लिया है, पर वो भी अनफिट हो गए हैं। एक तो इस PSL में अगर आप देखें तो तादाद अनफिट की ज़्यादा हो रही है, मतलब पिछला मैच था लाहौर कलंदर्स से, ब्रेंडन टेलर भी अनफिट हो गए, तो इस बार लड़के भी ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं। अब आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है, पर हर फ्रेंचाइज के 2-2 3-3, मुल्तान सुल्तान से अली शफीक खेल रहा था एमर्जिंग कैटेगरी में, वो भी अनफिट हो गया, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक। साजिद साहब, थोड़ा सा अगर हम कराची की बैटिंग के हवाले से बात करें तो जो टारगेट है वो अब 144 का टारगेट दे दिया गया है, तो अब क्या कहेंगे, आपको मैच किस स्टैंड पर दिखता है, क्या हो सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कराची की अगर बैटिंग की बात की जाए, अगर बाबर को बड़ा डिपेंड करता है, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गया और कराची की फ्रेंचाइज की टीम उस पर बहुत डिपेंड करती है, और जिस तरह की उन्होंने शोहरत हासिल की और जिस तरह साउथ अफ्रीका में जाके वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर बन के आए, शॉर्ट फॉर्मेट में बेहतरीन, उनके बाद ओपन के साथ कमांड हासिल है, क्या उस तरह का रोल प्ले करें, और आज उनको मैच विनिंग खेलनी पड़ेगी, उनको जिम्मेदारी उन पे है, क्योंकि ऐसे प्लेयर हैं जो ओपन भी आते हैं और बॉल उनके बैट पे भी आ रही है, मगर जिस तरह वो रन आउट हुए तो इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो लाहौर कराची को परेशानी होगी। मगर यहाँ पर उसको जिक्र करना, कप्तान अम्माद वसीम का जिक्र करना जरूरी है, रिजवान का जिक्र करना इसलिए जरूरी है, रिजवान पे जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने जो 25 नाम देने वर्ल्ड कप के लिए, रिजवान को सेकंड विकेट पर प्ले करना पड़ेगा, और ये जो रिजवान का पिछले मैच में 38 रन पे खेल रहे थे, बोल्ड हो गए, जिस तरह की शॉट नहीं मारना चाहिए, मगर उनको पावर प्ले का इस्तेमाल हम क्रिकेट में कहते हैं, पावर प्ले का स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बाबर को उस तरह का खेलना चाहिए जिस तरह बाबर खेलते आ रहे हैं, और कमांड इनिंग बाबर के बाद ही है। कराची की चाबी अगर मैच जिताएगी तो बाबर की बहुत अच्छा खेलने से जाएगी, मगर उनके जो नीचे आने वाले प्लेयर हैं उस तरह के प्रेशर में आ जाएंगे, वरना बहुत मुश्किल होगा। मगर यहां पर आप इस्लामाबाद के कप्तान मोहम्मद शमी को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने हैट्रिक हासिल की, और यकीनी तौर पर जिस तरह की बॉलिंग उनमें एबिलिटी मौजूद है, इस टूर्नामेंट इस सीरीज में दूसरी हैट्रिक की। अगर पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन की बात की जाए, मोहम्मद शमी जो 40 साल के 140 की पेस से बॉलिंग करते हैं, मगर बहुत कमांड बॉलिंग करते हैं। अगर फहीम की बात की, शदाब की बात की, इनके पास टैलेंटेड बॉलर हैं, मगर सारा क्रेडिट क्या जाता है, मोहम्मद शमी पे जाता है, उनकी कप्तानी पे, उनकी बॉलिंग। मगर जिस तरह कोचों की बात कर रहे थे, देखें इस्लामाबाद का कोचिंग स्टाफ बहुत आउटस्टैंडिंग है। वकार वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कोच है, ड्रू जोन्स ऑस्ट्रेलिया का कामयाब तरीन कोच है, और जिस तरह लास्ट मैच इस्लामाबाद जीती है, जिस तरह खिलाड़ियों आके मोटिवेट किया है, तो इस तरह के कोचों की जरूरत होती है, और वही कोचेस कामयाब होते हैं जो टीम को जेल लेके चलने और खिलाड़ियों से काम लेना जानते हैं। ठीक, we'll take a short break के बाद दोबारा से आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। Stay with us on All Out. Welcome back after short break.
हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हमें ज्वाइन करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनसे कुछ सवालात करेंगे हम आज के मैचेस के हवाले से, थोड़ी देर में शामिल करेंगे उनको और उनसे बात करेंगे आज जो शारजा में मैचेस हुए उनके परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन अगर मैं रेज करूं तो उसमें यही होगा कि ओवरऑल अब तक जितनी भी मीटिंग्स हैं, नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट एनी स्पेसिफिक टीम, आप क्या समझते हैं कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स तो आउटस्टैंडिंग है, अपार्ट फ्रॉम क्वेटा ग्लेडिएटर्स व्हिच टीम इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग? देखिए, ये हर तरह की आपने देखा है पिछले 4 एडिशन में इसी तरह की उनकी कारकर्दगी थी और उन्होंने 4 साल से एक ही कैप्टन बनाया हुआ, एक ही मैनेजमेंट है। अगर सरफराज की बात करूं, मोइन की बात करूं, फिर रिचर्ड की बात करूं, कि अब्दुल रज़ाक की बात करूं, तो वही मैनेजमेंट है, वही कप्तान है, वही उनकी जो टीम में ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई है। उमर अकमल आया, अहमद शहजाद आया, सुहेल तनवीर आए, मगर जो कोचिंग स्टाफ है और जो ऑनर वो एक ही है। और तमाम उसकी ज्वाइन करने में, जैसे अजीम गुमर ने बताया, ये क्लब की टीम है और एक तरह से साथ खेलता है, फैमिली टीम है, तो ये वाज़े फर्क बाजी ले गया। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं यहाँ बहुत शुक्र अदा करूंगा और जिन्होंने बड़ा अहम काम किया, सरफराज को वर्ल्ड कप का कप्तान बना दिया पाकिस्तान सुपर लीग से पहले। तो ये तमाम चीजें जो यकीनी तौर पर एक सरफराज में, जो मैं पर्सनली उसको जानता हूं, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका में एक चीज हुई तो इंसान नीचे चले जाता है, दब जाता है। जिस तरह उसको वर्ल्ड कप का कप्तान बनाया तो वो मोटिवेट हुआ, उसकी जो बॉडी भी उठी और जिस तरह की वो कप्तानी कर रहा है, जिस तरह की वो कारकर्दगी दिखा रहा है, ये तो पाकिस्तान के आने वाले वर्ल्ड कप के लिए बहुत बेहतर होगा। और सर विव रिचर्ड ने जिस तरह बात की और सरफराज के कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हाई होप्स हमें जितवाएं दोबारा से वर्ल्ड कप। और अगर मैं स्पेसिफिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करूं, मोहम्मद शमी की कैप्टनशिप में क्या देखते हैं और क्या कहेंगे स्पेसिफिकली इनकी कैप्टनशिप के हवाले से? इन्होंने हैट्रिक की। देखें, फाइटर तो वो हैं शुरू से, ही इज नियरली अबाउट 40 नाउ। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये बताता चलूं यहाँ पे कि मे बी आई एम रॉन्ग, पर ये कल जो उन्होंने मैच जीता जिसमें वो मैन ऑफ द मैच भी हुए और हैट्रिक की है, ये मेरे ख्याल उनकी 7वीं हैट्रिक है। बिल्कुल, जो कि मैं शायद हो सकता है गलत हूँ, मेरा भी ख्याल 7 हैट्रिक किसी और की होंगी। तो ये अगर 7वीं हैट्रिक किसी ने की है तो लोग पूरी जिंदगी क्रिकेट खेल लेते हैं, एक हैट्रिक नहीं कर पाते। 7 हैट्रिक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सबको उस चीज़ को प्रेस करना चाहिए। हमारे मुल्क की इज्जत है वो भी, और जिस तरह से वो अभी तक लीड कर रहे हैं इस्लामाबाद को, लग रहा है, जाहिर सी बात है, मिसबा हक के जाने के बाद एक नए कप्तान आए, एक प्रेशर तो होता ही है, और पर इस तरह है कि सारे लड़के उनसे लग भी रहे खुश है और एक तरीके से टीम को लेकर चल रहे हैं। इस्लामाबाद की जिस तरह साइद भाई ने जिक्र किया पहले ही, मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है कि उसमें लड़के कोप अप जल्दी कर जाते हैं और वो दिख भी रहा है बज़ाहिर मोहम्मद शमी की क़यादत में। पर आज का जो मैच है, मैं हो सकता है इस चीज़ पे गलत हूँ, पर आज का जो मैच है उसमें शायद शमी नहीं खेल रहे और शायद रिजवान भी कराची किंग्स से नहीं खेल रहे हैं, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। वाज़े फ़र्क पड़ सकता है, यानी कि अब कराची किंग्स की जैसे आपने बात की, तो कराची की पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें, इट्स क्वाइट अनस्टेबल। क्या इनको क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस या कोई किसी जगह पे एक स्पेसिफिकली इनको ध्यान देना चाहिए जिससे इनकी टीम ज़रा स्टेबल हो सके? देखिए जी, हर टीम में 3-4 ऐसे प्लेयर होते हैं जो आपके मैच विनर होते हैं। हर टीम में, PSL में अगर हम देखें या कहीं पे भी क्रिकेट होती है, 3-4 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स से ये हो रहा है, जैसे उनके 3-4 प्लेयर है, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम हैज़ बीन स्कोरिंग रन्स पर फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, जो कि ज़रूरत है मैच जीतने के लिए। यू हैव टू फिनिश द गेम, जिस तरह आज सरफराज ने किया, उसने प्रूव किया कि वो अगर कप्तान है पाकिस्तान टीम का तो इस तरह दैट्स हाउ यू फिनिश द गेम। तो वो अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम नहीं कर पा रहे। सेकेंडली बात कीजिए मोहम्मद आमिर से, मोहम्मद आमिर इज स्ट्रगलिंग फॉर पास्ट 9-10 मंथ्स, उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं और उनकी क्वेश्चन मार्क वनडे टीम में भी आ रहा है और T20 में भी आ रहा है। हाँ, एक जगह वो बहुत इंप्रेसिव हैं, वो है इकोनॉमी रेट। वनडे क्रिकेट में भी इनका इकोनॉमी बहुत अच्छा है और T20 में भी इकोनॉमी बहुत अच्छा है, पर कराची किंग्स को उनसे विकेट्स चाहिए अगर मैचेस जीतना है। और जहाँ तक इमाद वसीम की बात है, और वो उस तरह की कप्तानी नहीं कर पा रहे, मेरे जहाँ तक ख्याल है होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, पर कप्तानी की वजह से वो उस तरह जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं उस तरह बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे। और जाहिर सी बात है, जब आप हार जाते हैं 1-2 मैचेस तो आप ऑटोमेटिकली 2-2, 3-3, 4 चीज़ें सोचते हैं, तो वो उसका दबाव दिख रहे हैं। उनकी जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, द ग्रेट वसीम अकरम उनके साथ हैं, प्रेसिडेंट बन के गए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कमबैक इस टाइम एक क्वेटा ग्लेडिएटर्स के अलावा सारी टीमें ऐसी हैं
जो कमबैक कर सकती है। बकाया 5 टीमें हैं और 5 की 5 मैं समझता हूँ कमबैक कर सकती है, क्योंकि अभी लीग ओपन है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ही वही टीम है जो 4 के 4 मैच जीते, बकाया तो सब 2-2 मैच जीते हुए। तो इस टाइम ये नहीं कह सकते कौन बाहर हो गया कौन नहीं हो गया। डेफिनेटली ये मैच हारने वाले को प्रॉब्लम होगी, स्ट्रगल होगी, पर आगे कहीं वो 2 मैच कंटिन्यू जीत गए, दे आर बैक इन द रेस। ठीक है साजिद साहब, टीम की स्टेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो अजीम ने हमें बताया कि जो प्लेयर्स होते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी जो होती है वो टीम को जितवाती है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें, क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होती हैं मैच में खेलने के लिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग में आपने देखा होगा तमाम फ्रेंचाइज के पास और हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। जैसे अजीम गुमर ने तमाम चीज़ें तफसील से बताई। आप कराची किंग की मिसाल ले लें, मौजूदा पाकिस्तान टीम के फॉरनर का मौजूदा कोच बिक्की मौजूद हैं, वसीम अकरम मौजूद हैं, जो बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट है। उनके पास तो तमाम वो सहूलतें मौजूद है जो किसी टीम के मौजूद नहीं है। एनालिस्ट मौजूद है, फिजियोथेरेपी मौजूद है और ट्रेनर के साथ साथ बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, दुनिया की तमाम सहूलतें मौजूद है। हाँ, ये जो बड़े जो बिक्की जो कोच है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा कोच है और उनके बेटे इसी टीम में मौजूद है। अम्माद की बात करूं, बाबर की बात करूं, आमिर की बात करूं, ये तमाम लड़के उसके साथ जो खेलते हैं उस टीम में मौजूद है। जिस तरह अजीम गुमर ने बताया मुझे रिजवान का, देखिए रिजवान का मैं जिक्र इसलिए कर रहा था, सरफराज की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों बार बार बात कर रहा हूं, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए। ग्राउंड में रहना, फिट होना, तो ये मिसाल मैं उन लोगों को देता हूं जो सरफराज की जगह लेना चाहते हैं और सरफराज को जिस तरह लोग लाना चाहते हैं, सरफराज को ड्रॉप करना चाहते हैं। साजिद खान, जो पैरामीटर्स होते हैं फिटनेस के क्रिकेटर के लिए वो क्या होते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आदमी की जो अभी आपने देखा जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है वो पाकिस्तान की जो 37 या 38 खिलाड़ियों को दिया जाता है, उनके 101% फिटनेस देखी जाती है, उसके बाद सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो पाकिस्तान की जो खिलाड़ी होते हैं उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, बाकायदा उनको तमाम चीज़ों पर उबूर हासिल किया जाना चाहिए और 101% फिट होना चाहिए, उसके बाद आपको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मगर हमारे अपने जराए बताते हैं लायक डिसलायक में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, अनफिट खिलाड़ी को फिट करार देकर टीम में शामिल कर दिया। मगर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मगर आज पाकिस्तान में 5 फॉर्मेट की क्रिकेट हो रही है, टेस्ट मैच, ओडीआई, 2020, सुपर 10 की क्रिकेट हो रही है। मगर उस तरह की फिटनेस के लिए खिलाड़ी को अपनी भी ट्रेनिंग करना चाहिए और जिम को बहुत अच्छा यूज करना चाहिए। मगर यहां पर ये चीजें नजर नहीं आती। जिस तरह आपने देखा आजिम गुमर ने बात की थी, बहुत से खिलाड़ी अनफिट क्यों हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर लेते हैं और पैसे बहुत ज्यादा मैच मिलते हैं और चॉइस मैच को खेलने को तरजीह नहीं देते। साजिद साहब से मैंने पूछा पैरामीटर्स स्पेसिफिकली बताएं, जिस तरह उन्होंने जिम का जिक्र किया, कुछ एक्सरसाइज होना, जिमिंग करना, वर्कआउट करना, ये बहुत जरूरी है। तो और भी क्या कोई एडिशनल पैरामीटर्स हैं फिटनेस के लिए क्रिकेटर्स के? देखिए जी, इसमें तो कोई मेरे हिसाब से तो हर इंसान की अपनी राय हो सकती है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिटनेस स्टैंडर्ड सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया ही क्रिकेट का चेंज हो गया। ब्लीप टेस्ट आ गए हैं और उसके अलावा आप देखें, आपको जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर हैं या कोई भी है, विदाउट फिटनेस टेस्ट कोई इस टीम में जगह भी नहीं बना पा सकता। यूजुअली तो यही होता है कि आपने पहले फिटनेस टेस्ट क्लियर करना है और फिर ही आपकी सिलेक्शन होती है और फिर और ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, उसका वाज़े फ़र्क है। ऑब्वियसली उनको ग्राउंड में खेलना है, उनकी एक चीज़ में देखें, क्रेडिट ज़रूर दूंगा पीसीबी को भी और मिकी आर्थर को भी, कि आप देखें पिछले 2 सालों में लड़कों की फिटनेस का ज़्यादा पता पड़ता है जब फील्डिंग कर रही होती थी। हमारी फील्डिंग बहुत इंप्रूव हुई है पिछले 2 सालों में और इसमें क्रेडिट मिकी आर्थर को भी और सरफराज को भी है। जिस तरह से वो टीम लेकर चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और बहुत ज़्यादा क्रेडिट है सरफराज को भी, मैनेजमेंट को भी। और फिटनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा इनकी फील्डिंग में दिख रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट में दिख रहा है। तो फिटनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल की क्रिकेट में। अगर आपने वनडे और T20s खेलनी है तो यू हैव टू बी वेरी फिट। You have to be very fit, और फिटनेस के साथ साथ जो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छा प्लेयर होने के लिए और अच्छी टीम डेवलप करने के लिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग को तो बहुत तरजीह दे रहे हैं, प्राइवेट लीग है, मगर जो हमारी अपनी पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको हम तरजीह नहीं देते, जिसमें हमारे तमाम 100% फिटनेस खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, टॉप लेवल की कारकर्दगी दिखाते हैं। मगर पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ पाकिस्तान के मौजूदा सेलेक्टर उस तरह की तवज्जो उन खिलाड़ियों को नहीं देते जो पाकिस्तान के खेलने के लिए तरस रहे हैं। मगर वही बात मैं आपको दोहराऊंगा, लायक डिसलायक का सिलसिला जारी है। अपने चंद अच्छे खिलाड़ियों को
सिलेक्ट कर देते हैं। जहां पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डिपार्टमेंट का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मौजूदा वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डिपार्टमेंट को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यकीनी तो वो खुद डिपार्टमेंट के दरियाव है। इमरान खान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। जब वो वजीर आजम बने, जब सीओ वसीम खान साहब को लेकर आए, हारून रशीद तो सिफारशी तौर पर यहां पर क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, वो क्या उनको राइट पड़ता है डिपार्टमेंट जो साल साल तंगा देते हैं, खानदान पालते हैं। आज पाकिस्तान की क्रिकेट को जिंदा रखने डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल है, मगर बदकिस्मती तो वही बातें हो रही हैं सारे डिपार्टमेंट में जो ये हाल है। अब एक डिपार्टमेंट अगर बंद हो जाए, पीआईए, नेशनल बैंक, अभी बैंक, इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स को चलाया और पाकिस्तान क्रिकेट को चलाया, एसोसिएशन थोड़ी क्रिकेट चलाती है। आपके सामने मिसाल मौजूद है, अजीम गुमान पाकिस्तान कप में 100% डिजर्व करता है, मगर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के मौजूदा सिलेक्टरों की बात करूं, मगर बात करूं वजातुल्लाह वासी की बात करूं, इंसी की बात करूं, तौसीफ की बात करूं, मगर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की सिलसिला जारी है और अपने चंद पसंद लोगों को खिलाने के लिए सिलसिला जारी रखा हुआ उन्होंने। ठीक, टेक्निकल वजूहात के बिना हम लोग मिर्ज़ा इकबाल बेग को कॉल पर नहीं ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस दिया। अजीम गुमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यूअर्स को आगाह किया। ओवरऑल जो टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बात की। हमने ये भी जाना कि स्पोर्ट्स में ना सिर्फ स्ट्रैटेजीज ज़रूरी होती है, ना सिर्फ टीम लीडर ज़रूरी होता है, बल्कि फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और ओवरऑल जो है बाकी जो टीम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।